सो गाइस, स्वागत है आपका आज के मूवी एक्सप्लेन में। तो गाइस, आज हम मार्वल की उस मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करेंगे जिससे रिलीज होते ही अपनी यूनिकनेस से फैंस का दिल जीत लिया है। वैसे तो गाइस, मैं इस वीडियो को काफ़ी स्पॉइलर फ्री बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब शायद खाने के लिए छत्ते में तो हाथ डालना ही पड़ेगा। और इसलिए अगर आपने वो मूवी देख ली है तो आपका मज़ा डबल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो ये वीडियो आप अपने डिस्क पर देखिएगा। वैसे तो ओवरऑल ये मूवी 99 स्कोर की गई है। हालांकि इंडियन फैंस के लिए ये थोड़ा सा बुरा हो सकता है, क्योंकि इंडिया की कई छोटी सिटीज़ अपने थिएटर्स में नई मूवीज़ को रिलीज़ नहीं दे रही हैं, इसलिए कुछ मार्वल फैंस इस मूवी को नहीं देख पाएंगे। इसलिए गाइस, जल्दी से और सावधानी पूर्वक शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर बात करें शांग-ची की एमसी टाइमलाइन की, तो इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो इसे एंड गेम के बाद सेटअप किया गया है, लेकिन मूवी के इवेंट्स और फैक्ट्स खुद इसकी टाइमलाइन को इग्नोर कर देते हैं। मूवी के अकॉर्डिंग वेनवू ली से 1996 में मिलता है, जिसके कुछ टाइम बाद उसी साल वो शादी कर लेते हैं और 1996 के एंड तक शांग-ची इस दुनिया में आ जाता है। और अगर इसके हिसाब से देखें तो वो 2010 में अपने डैड के एम्पायर को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को आ जाता है, और इस हिसाब के अकॉर्डिंग मूवी 10 साल बाद 2020 में सेटअप होनी चाहिए थी, लेकिन इसे एंड गेम की पोस्ट क्रेडिट के बाद सेटअप मानना सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस तरह मार्वल बिना किसी प्रॉब्लम के नए सुपर हीरोज़ को फेस 4 में ला सकता है। और अगर इसकी स्टोरी को शॉर्ट में बताएं तो वो कुछ ऐसी है। शांग-ची पिछले 10 सालों से केटी के साथ सैन फ्रांसिस्को में रह रहा होता है, लेकिन अब उसके 10 साल का फ्रीडम टाइम ख़त्म होने वाला था, इसलिए उसके डैड वेनवू अपने ग्रुप 10 से असैसिन्स को उसे लाने भेज देता है। वैसे तो शांग-ची काफ़ी अच्छी बैटल भी लड़ता है, लेकिन आखिर में फादर और सन का रियूनियन हो ही जाता है। शांग-ची अपने पिता और अपनी बहन जियालिंग के साथ वापस अपने घर चला जाता है, जहां वेनवू के अकॉर्डिंग शांग-ची की मां अभी भी जिंदा है और वो उसे वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस फिर क्या था, इसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है और शांग-ची अपनी दोस्त केटी और अपनी बहन जियालिंग के साथ एक मिस्टिकल लैंड टालाओ आ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अपनी आंट यिंग नैन से होती है, जो शांग-ची को वेनवू और टेन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। और लास्ट में फिर बाप और बेटे की एक घमासान लड़ाई भी होती है। हालांकि मूवी की एंडिंग में कुछ ट्विस्ट पॉइंट्स भी डाले गए हैं, जिनके बारे में अभी बताने वाला हूँ। एक्चुअल में गाइस, वेनवू उर्फ मैंड्रिन अपनी मरी हुई वाइफ को वापस लाने के चक्कर में ड्वेलर इन डार्कनेस को आज़ाद करने वाला था, और शांग-ची का मिशन इसे होने से रोकना था। हालांकि जैसे तैसे लास्ट में ड्वेलर इन डार्कनेस आज़ाद हो जाता है, लेकिन क्योंकि अपनी बैटल के टाइम मैंड्रिन शांग-ची को समझ जाता है, इसलिए वो उसे अपनी ट्रेनिंग्स को दे देता है। बस लास्ट में तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। अब गाइस, बात करते हैं कि आखिर मूवी का ये सीक्रेट विलन ड्वेलर इन डार्कनेस कौन है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ड्वेलर इन डार्कनेस हज़ारों साल पहले एक इविल एंटिटी थी, जिसे टालाओ के प्रोटेक्टर ड्रैगन ने हराकर डार्क गेट के पीछे बंद कर दिया था। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ड्वेलर इन डार्कनेस दूसरी डायमेंशंस के फियर लॉर्ड्स में से एक है। वैसे तो मूवी के अकॉर्डिंग वो दूसरी डायमेंशन से ही आया था, लेकिन वो फियर लॉर्ड है या नहीं, इसे लेकर कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। तो गाइस, ये तो था मूवी के सीक्रेट विलन, जो अब इतना भी सीक्रेट नहीं रहेगा। इसलिए वापस आते हैं इसकी एंडिंग पर। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि लास्ट में बाप और बेटे की एक घमासान बैटल होती है, लेकिन शांग-ची की काबिलियत जान लेने के बाद वेनवू उसे अपनी टेनिस दे देता है। एक्चुअल में गाइस, पूरी मूवी में वेनवू सिर्फ और सिर्फ शांग-ची को अपना सक्सेसर बनाते हुए देखना चाहता था, और मूवी के लास्ट में कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि मूवी के लास्ट में वेनवू समझ जाता है कि उसे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन आखिरकार शांग-ची उसकी ट्रेनिंग्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, और इसलिए मूवी के लास्ट में वेनवू ट्रेनिंग्स शांग-ची को देकर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब गाइज, आप सोच रहे होंगे कि ट्रेलर में तो शांग-ची की ट्रेनिंग्स वेनवू की ट्रेनिंग से अलग दिख रही थी। एक्चुअल में गाइज, मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, शांग-ची वैसे वैसे उतना पावरफुल होता जाता है। मूवी सबसे पहले शांग-ची को एक फाइटर असैसिन बनाती है, जिसके बाद उसके पास ड्रैगन स्केल आर्मर आ जाता है, जो उसके बेस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है। और रही बात टेनिंग्स की, तो वो टेनिंग्स को कई अलग अलग तरीक़ों से यूज़ भी कर सकता है। जैसे वो इनसे एनर्जी शूट कर सकता है, इनसे उड़ सकता है, और वो इनके यूज़ से टेनिंग्स की एनर्जी को येलो भी कर सकता है, जो कि वेनवू के पास ब्लू कलर में थी। अब बाकी उनकी फेवरेट कलर वाली बात है, जिसको जैसा पसंद हो। अब गाइस, टेनिस मिलने के बाद वो हमारे सीक्रेट विलन के साथ लड़ाई शुरू करता है, और करते करते उसे हरा भी देता है, और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन गाइस, अब वेनवू तो मर चुका है, और शांग-ची कभी भी इस ग्रुप को नहीं चलाएगा। तो आखिर इस ग्रुप का अब फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन गाइस, अभी भी एक और कैरेक्टर है
वो टेनिंग पर अपना हक जता सकता है। मूवी के एंड में शांग-ची की बहन शियालिंग टेनिंग्स पर कमांड पा लेती है और इसमें एक के बाद एक चेंजेस करना शुरू कर देती है। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस है वुमेन्स का टेनिस के अंदर होना, क्योंकि वेन्यू के टाइम वुमेन्स को टेनिस के अंदर लड़ना या ट्रेनिंग लेना अलाउड नहीं था। और अब जब टेनिस के पास एक नया लुक, एक नई लीडर और नए रिक्रूट्स आ चुके थे, तो शांग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन ये भी कंफर्म कर देता है कि अभी एमसीयू में टेनिस के लिए बहुत कुछ बाकी है। हालांकि वो एमसीयू का कौन सा प्रोजेक्ट होगा ये देखना अभी बाकी है। तो गाइस, अब जब मूवी एंड हो चुकी है और क्योंकि ये एक मार्वल मूवी है इसलिए इसमें सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जो उसके फ्यूचर सेटअप को काफ़ी बड़ा कर देता है। तो गाइस, शांग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेटअप कर सकता है, क्योंकि गाइस हम सभी जानते हैं कि वोंग मूवी में होने वाला था, लेकिन वो सिर्फ मूवी की एक फाइट से नहीं रुकता, बल्कि वो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी अपने अपैरेंसेस दे जाता है। तो गाइस, अब शांग-ची अपने फादर से टेनिक्स ले लेता है और उनका यूज़ ड्वेलर इन डार्कनेस को हराने में करता है, तो कमर ताज में वोंग और मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स को टेनिक्स की पावर के होने का पता चल जाता है। बल्कि ये सिर्फ इतना नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ये टेनिक्स अपने आप में एक बीकन है जो किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुला रही हैं। लेकिन अभी चीज़ या कोई व्यक्ति कौन है या ये क्या है, इसके लिए शांग-ची को फिर से लौटना होगा। इसलिए अगर अलग तरीके से देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फेज 4 की एक नॉन एवेंजर्स क्रॉसओवर मूवी बन सकती है, जैसा कभी सिविल वॉर में किया गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें अमेरिका चावेज़, स्कारलेट विच और लोकी ज़रूर होने वाले हैं। और ऐसी रूमर्स हैं कि मोबियस और सिल्वी भी इसमें दिखाए जा सकते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की लास्ट अपीयरेंस स्पाइडरमैन नो वे होम में आने वाली है, इसलिए उसमें स्पाइडरमैन भी हो सकता है। मतलब इतने सारे हीरोज़ के बाद अब हम शांग-ची को भी इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो गाइस, ये तो था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। अब आते हैं इसके मिड क्रेडिट सीन पर। तो गाइस, इसका मिड क्रेडिट सीन एक और बड़ा रिवील करता है, जिसमें स्मार्ट हल्क को वापस ब्रूस बैनर के कैरेक्टर में दिखाया जाता है। और इसलिए ये कंफर्म एंडिंग के कुछ टाइम बाद सेटअप हो सकता है, क्योंकि इसके मिड क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग भले ही स्मार्ट हल्क वापस ब्रूस बैनर बन चुका है, लेकिन उसका एंड गेम वाला हाथ अभी भी वैसा का वैसा ही है। हालांकि इसमें इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि वो वापस ब्रूस बैनर कैसे बनता है, और अगर बनता है तो वैसा क्यों करता है। हालांकि मार्वल प्रेसिडेंट केविन फीजे के अकॉर्डिंग इसके आंसर ज़रूर और जल्द ही दिए जाएंगे, और इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इन सभी सवालों के सबसे लॉजिकल और सबसे सटीक जवाब शी हल्क सीरीज़ में मिल सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर ब्रूस बैनर की कज़न है और जेनिफर को बचाने के लिए ब्रूस अपना खून उसे डोनेट कर देता है, और इस तरह कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर हल्क के म्यूटेशन वाले खून से साथ शी हल्क बन जाती है। हालांकि एमसीयू इस म्यूटेशन में कुछ चेंजेस कर सकता है, जैसे कि हल्क के खून देने के बाद जेनिफर ना सिर्फ शी हल्क बनती है, बल्कि वो खुद वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तो गाइस, हल्क को ब्रूस बैनर के रोल में देखना अलग बात थी, लेकिन कैप्टन मार्वल को ब्रूस बैनर और वोंग के साथ देखना एक अलग बात है, वो भी तब जब अगले साल उसकी मूवी दी मार्वल्स आने वाली है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ब्रूस बैनर के अकॉर्डिंग कैप्टन मार्वल ऐसे ही आती जाती रहती है। इसका मतलब वो एंड गेम के बाद भी यूनिवर्स को बचाने में लगी रहती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल टेनिंग से रिलेटेड एक फैक्ट्स बताती है कि ये चित्तौरी ओरिजिन से रिलेटेड नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले कि वो इससे रिलेटेड कुछ और बताती, उसे एक इमरजेंसी सिग्नल आ जाता है और इसलिए उसे तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है। तो गाइस, इस तरह ये मूवी पूरी तरह एंड हो जाती है, लेकिन जाने से पहले मैं इस मूवी के एवेंजर सेटअप से रिलेटेड मेरी कुछ थ्योरीज को भी क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस, जैसा हम जानते हैं कि एंड गेम के एंड के साथ ही हमारे एमसीयू एवेंजर्स एक के बाद एक अलग होना शुरू हो गए थे, लेकिन अगर बात करें प्रेजेंट की तो इस समय हालात उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। जैसा हम जानते हैं, स्कारलेट विच अब पागल हो चुकी है और हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर भी अपने इश्यूज से लड़ रहे थे। सैडली अब टचाला का कैरेक्टर एमसीयू में नहीं बचा है और पीटर अपनी आइडेंटिटी खुलने से परेशान है। इसके अलावा हमारे बाकी सभी हीरोज़ भी अपने अपने मिशंस पर गए हुए हैं और शायद इसलिए वोंग को अब अबोमिनेशन, कैप्टन मार्वल और हल्क के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन शायद होप अभी भी बाकी है, क्योंकि शांग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग शांग-ची को उसकी करंट सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि उसे अब कभी भी मदद के लिए कॉल आ सकता है और उसे मदद के लिए आना ही पड़ेगा, जैसा काफ़ी टाइम से हमारे बाकी हीरोज़ करते आए हैं। हालांकि अब हमें एवेंजर्स 5 कब देखने को मिलेगी, इसे लेकर कुछ भी कंफर्म करना जल्दबाजी होगी, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो ऐसा होगा, और ऐसा जब भी होगा उसमें शांग-ची का होना कंफर्म हो चुका है।
इसलिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।